नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह आज हम पॉलिटी में एक नई क्लास लेके आए हैं, जो आपका नवीन सर जी का जो एसएससी फाउंडेशन बैच है, जो नायक बैच करके है यूट्यूब पे जो फ्री में है, उसका यहाँ रिवीजन कराया जाता है। और आपको बता दें कि आपको बेहतर तरीके से अगर पूरा कंटेंट आपने तैयार नहीं किया और अगर आपको तैयार करना है तो आप सर की क्लासों से ज़रूर जुड़ें। यूट्यूब पे सर्च करें पॉलिटी एसएससी फाउंडेशन बैच नवीन शर्मा, तो वो पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आप पहले वहाँ से कवर जरूर करें। यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन कराया गया है और यहाँ केवल रिवीजन कराया जाता है। तो आपको रिवीजन करने के लिए आप इन क्लासों से जुड़ सकते हैं और पूरी क्लास का आनंद लेने के लिए, बेहतर तरीके से पॉलिटी की समझ विकसित करने के लिए आप नवीन शर्मा सर की क्लासों से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास में पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1600। इसके थ्रू क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की थी और स्थापना करके पूर्वी देशों पे 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। यानी इसमें चार्टर एक्ट 1600 के तहत जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, इन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और स्थापना करने के बाद इसे 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया था और पूर्वी देशों पे व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। किसने? महारानी एलिजाबेथ ने, जो ब्रिटेन की महारानी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्लियर? अगले पे चलें। अब यहां जानते हैं हम ईस्ट इंडिया के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। इसका पुराना नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। फिर आगे बात करें कि इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। एक और नाम से जाना जाता था कि मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाना जाता था। इसकी जो शक्तियां थीं वो 1858 के एक्ट से खत्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितनी भी शक्तियां थीं वो 1858 का जो एक्ट आया था उससे खत्म कर दी गई थी। और 1874 में, ये चीज याद रखना कि 1874 में से पूर्णतः बंद कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कब किया गया? तो 1874 में से पूर्णतः बंद कर दिया गया। वहीं आगे बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासन था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा क्या था? कि भूभाग नहीं व्यापार। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। यानी हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे व्यापार करना है। तो इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। आगे इसमें बात करें कि 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को भेजा गया। ठीक है, जहांगीर ने इसे मंजूरी दी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आधिकारिक जो राजदूत थे थॉमस रो, उसे 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा गया और जहांगीर ने इसे फिर मंजूरी दे दी थी। तो ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर? अगले पे चलें। यहाँ ये हमारा दक्षिण भारत है और यहाँ ये याद रखना है कि ये जो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर बात करें कि इसे 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आदेश दिया। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उसमें मुक्त व्यापार का आदेश दिया गया। यहीं एक घटना होती है कालकोठरी त्रादसी। कालकोठरी त्रादसी 20 जून 1756 को हुई और ये किसने कराई?
तो ये कराई थी सिराजुद्दौला। काल कोठरी त्रासदी किसने कराई थी? सिराजुद्दौला ने। बहुत सारे अंग्रेजों को एक ही कमरे में भर के छोड़ दिया गया था, तो ये एक घटना थी जिसमें काफी सारे मारे गए थे। तो वो काल कोठरी त्रासदी 20 जून 1756 को किसने कराई थी? सिराजुद्दौला ने। फिर यही याद रखना कि प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को शुरू हुआ और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है। वहीं कोने में एक चीज याद रखना कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के हुआ और शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम और सिराजुद्दौला ये हार गए थे बक्सर के युद्ध में भी। तो प्लासी का युद्ध, ये डेट आपको याद रखनी है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध की आपको डेट याद रखनी है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए और बक्सर के युद्ध में शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला हार गए। सिराजुद्दौला अलग हैं और शुजा-उद-दौला अलग। तो यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अगले पे चलें। फिर एक चार्टर एक्ट 1726, ठीक है, चार्टर एक्ट 1726। इसमें क्या था कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो आपसे पूछे कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो आप याद रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1726 के तहत ये इन्हें अधिकार दिया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1726 के तहत। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब चार्टर एक्ट आना बंद और रेगुलेटिंग एक्ट शुरू। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया, इसमें क्या था कि ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। कब? 1772 में। जो ब्रिटिश पीएम नॉर्थ थे उनकी गुप्त समिति की सिफारिश पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का गठन 1772 में किया गया था और ये आया 1773 में था। यहां तक क्लियर? अगला इसमें क्या किया गया कि 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कमियां थी उन्हें, उनके दोषों को दूर करने के लिए 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये इसमें घोषणा की गई कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना। तो ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाता है, इसको आप याद रखना कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। यहां तक क्लियर? अगली स्लाइड पे चलें। फिर इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाए। यानी जो गवर्नर जनरल बने उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। फिर आगे बात करें कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। और इसके जो पहले वो बनाए गए थे जज कौन थे या चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो एलिजा इम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो आपके एलिजा इम्पे थे। और ये आप जरूर याद रखना कि 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी, ये पूछा जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह एक अभिलेख न्यायालय था और इसके मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजा इम्पे थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात
जो आपको याद रखनी है कि इसी से न्यायपालिका का उदय हुआ। आपसे पूछे न्यायपालिका का उदय, तो ये 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था और कंपनी पर नियंत्रण किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण किया गया। आगे आपसे बात करें कि 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया। यानी जब 1773 का एक्ट बना तो उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां थी उन्हें दूर किया। फिर इस एक्ट में कुछ कमियां देखी गई और उन्हें दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और ये 1781 में लाया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो आप याद रखेंगे कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें यह कहा गया, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में आपका सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एक और बात इसमें कही गई कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है जो आप लोग बताएंगे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो ये हमने भारत के संवैधानिक विकास वाली क्लास का रिवीजन किया है। 1.5 घंटे की क्लास को 12-13 मिनट में हमने कवर किया है। तो मैं आपसे फिर बता दूं कि पॉलिटी की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, बेहतर कंटेंट पाने के लिए और एक बेहतर तरीके से चीज़ों को अपने सीखने के लिए आप नवीन शर्मा सर से जरूर जुड़ें। नवीन सर जो आपकी क्लास जो उनकी कराई है उन्होंने, उनसे बेहतर पॉलिटी मैं नहीं मानता कि किसी ने यूट्यूब पे और फ्री में कराई। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने कराया है। मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आपके रिवीजन का। मैं सिर्फ रिवीजन कराता हूं, आप खुद सोच के देखो कि सर ने जो कंटेंट 1.5 घंटे में कराया है वो मैं आपको 12 से 15 मिनट में दे रहा हूं। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, चीजों को रिकॉल करा रहा हूं। माइंड मैपिंग के साथ एकदम बढ़िया तरीके से सीखने के लिए आप सर की क्लास को जरूर करें और रिवीजन आप मेरे माध्यम से करें। तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।